जैसे ट्रैवलिंग को लेते हैं ना, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ को लेकर है कि ट्रैवलिंग को हम एक रेमेडी के रूप में लें या फिर ट्रैवलिंग को जस्ट एक हॉबी के रूप में लें। क्योंकि जितनी स्टडी मेरी रही है चंद्रमा ग्रह को लेकर ना, तो चंद्रमा ग्रह को लेकर मैंने यही देखा है कि ट्रैवलिंग जो है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है। जैसे लाल किताब में तुम देखोगे, लाल किताब में कई पोजीशन ऐसी हैं जहां पर ट्रैवलिंग को बहुत फेवरेबल माना है। इनफैक्ट कहा भी ये है कि अगर ये व्यक्ति मूवमेंट करेगा तो इसको मूवमेंट से बहुत पैसा आएगा। जैसे तुम किसी चार्ट में देखना, अगर केतु सेकंड हाउस में है, तो अगर केतु किसी का सेकंड हाउस में है और व्यक्ति ट्रैवल करता है अपने प्रोफेशन में, तो बहुत ज़्यादा उसको पैसा आता है। क्योंकि जिस तरीके से हम भृगुनंदी नाड़ी में चंद्रमा को ट्रैवल का कारक मानते हैं कि चंद्रमा ट्रैवलिंग कराता है, उसी तरीके से लाल किताब में चंद्रमा को नहीं लेते। लाल किताब में केतु को ट्रैवल का कारक कहा गया है, क्योंकि केतु को चाल कंसिडर करते हैं कि सब ग्रहों की जो चाल है वो केतु है। इसलिए तुम देखना कि जब कभी ट्रांसफर्स की बात आती है कि भाई ये ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इस साल तबादला होगा नहीं होगा, इस साल कोई बड़ी यात्रा विदेश यात्रा होगी नहीं होगी, तो ये सब केतु से कंसिडर करते हैं लाल किताब में। लेकिन हम लाल किताब तो कर नहीं रहे हैं, हम तो नाड़ी कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चंद्रमा को ट्रैवल का कारक माना है। तो वहां पर क्या कहा है कि अगर केतु किसी का सेकंड हाउस में है तो उसको ट्रैवलिंग से लाभ होगा। किसी का केतु 12th हाउस में है उसको ट्रैवलिंग से बहुत लाभ होता है। और ये जस्टिफाइड चीजें हैं, ये टेस्टेड है ये सब चीजें। केतु 12th वाला भी अगर घूम घूम के कार्य करता है बहुत अच्छे पैसे वो बनाता है। केतु सेकंड वाला जब कार्य करता है उसको बहुत लाभ होता है। लेकिन यहां पर जो कंसेप्ट है ना, यह डिफरेंट हो गया। यहां पर दो बातें पिक्चर में आएंगी। क्या, अगर हम घर की बात करें तो ट्रैवलिंग का घर कौन सा है? थर्ड हाउस है। और अगर आप प्लैनेट की बात करें तो कौन सा प्लैनेट है ट्रैवल के लिए? तो चंद्रमा है। तो आमतौर पे जब अलाइनमेंट की बात आती है ना, तो अलाइनमेंट दो तरीके से की जाती है। या तो हम घर की ऊर्जा को करेक्ट कर दें कि जो घर काम कर रहा है उसकी ऊर्जा को कैसे करेक्ट करेंगे, वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। या फिर हम प्लैनेट को करेक्ट कर लें तो प्लैनेट को करेक्ट करने पर लगभग लगभग वो वैसे ही कार्य करता है जैसे किसी घर की ऊर्जा को करेक्ट कर लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये कहूं कि किसी का शनि चंद्रमा है, किसी की जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग है, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति उठा के देख लेना जिसकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा का योग हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जब जब ट्रैवल करेगा, जब जब उसकी लाइफ में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, वो व्यक्ति करियर में राइज करेगा, करियर में अच्छा करेगा। अब शनि चंद्रमा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शनि चंद्रमा साथ में है तो ही ऐसा होगा, शनि चंद्रमा ट्राइन में है तो भी ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि हर किसी को ट्रैवलिंग कार्य क्षेत्र में ही लाभ दे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग जो है वो उसकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा यदि थर्ड हाउस में है, 7th हाउस में, 11th हाउस में, तीसरे घर में चंद्रमा हो गया, सप्तम भाव में चंद्रमा हो गया, 11वें घर में चंद्रमा हो गया। अब बहुत से लोग हैं एस्ट्रोलॉजी करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स को भी इस बात की बहुत बेचैनी रहती है, यार हमारे पास कुंडली दिखाने कोई नहीं आ रहा है, हमारे से पढ़ने कोई नहीं आ रहा है, हमें क्लाइंटेल नहीं मिल रही है। तो लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजिकली, और ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा ही उनके बिजनेस को इंप्रूव करेगा, बाकी सब प्लैनेट्स का भी अपना अपना रोल है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी ज्योतिषी के चार्ट में, एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में ये योग बना हुआ है, लाइक तीसरे घर में चंद्रमा है, सप्तम भाव में चंद्रमा है या एकादश भाव में चंद्रमा है, वो व्यक्ति यदि ट्रैवल करेगा तो उसका बिजनेस एक्सपेंड करेगा ही करेगा, ये डेफिनेट है। इसको कई तरीकों से आप समझ के देख सकते हो। लाइक अगर हम कैट के पर्सपेक्टिव से बात करें, कर्मा अलाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो तीसरा घर जो है वो वैसे ही व्यापार को वृद्धि देता है, क्योंकि सप्तम भाव से नवम भाव है। 11वां घर वैसे ही इच्छा पूर्ति का है, सप्तम भाव तो स्वयं है ही व्यापार का। तो 3, 7, 11 में कहीं पर भी आपका चंद्रमा होगा ना और आप ट्रैवल करोगे तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे ही होंगे, ये डेफिनेट है। ऐसे ही
जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा, सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा होगा, 10th हाउस में चंद्रमा होगा, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में जब ट्रैवल करेगा, नौकरी में ट्रैवल करेगा, तब उसको अप्रत्याशित लाभ होंगे, बहुत अच्छे गेम्स वो बना के जाएगा। तो ये 6 पोजीशन ऐसी है ना, इन 6 पोजीशन में आप इग्नोर नहीं कर सकते। कौन कौन सी पोजीशन? सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, थर्ड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस। ये 6 पोजीशन ऐसी हैं, इसके अंदर ट्रैवल करना भले आपकी हॉबी हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपने काम के चलते ट्रैवल करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। ये डेफिनेट है, किसी भी जन्म पत्रिका में उठा के देख लेना इस चीज को। इसलिए चंद्रमा को जो लोग बैलेंस स्टेट में रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ट्रैवलिंग जो है वो एक हॉबी ना होकर एक रेमेडी के रूप में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो विचलित करता है ग्रह, वो चंद्रमा ही करता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक फास्ट एक्टिंग ग्रह है। तो जो विचलित करने वाला ग्रह है, आप विचलित कब होंगे? आप विचलित तब होंगे जब आपके थॉट्स नियंत्रण में नहीं रहेंगे। थॉट्स नियंत्रण में कब नहीं रहते? जब मन जो है बहुत तेजी से काम करता है। और व्यक्ति जब ट्रैवल कर रहा है तो वो ट्रैवल स्वयं नहीं करता, उसकी ट्रैवलिंग के साथ उसका मन भी ट्रैवल करता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से भी उसको पता होता है कि यस आई एम ऑन द मूवमेंट, मेरी मूवमेंट हो रही है। इसलिए जो व्यक्ति जितना फिकल माइंडेड होगा, जो व्यक्ति जितना बेचैन होगा, जिस व्यक्ति के अंदर बेचैनी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होगी, उस व्यक्ति को ये चाहिए कि वो हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में जब भी अपने लिए समय निकाल सके वो ट्रैवल करे। मेरे पास जब भी कंसल्टेशंस आती है ना, तो कंसल्टेशंस में मैंने जैसे बहुत से लोगों को लिख कर दिया कि आप ट्रैवल कीजिए। अब मैं तो खैर ये भी बताता हूं कि ट्रैवल करना कौन से डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी एक पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है कि मान लो मैंने आपको ये कह दिया कि आप ट्रैवल कीजिए, आपका चंद्रमा 7th हाउस में, आपने मुझसे पूछा क्या ट्रैवल करने से मेरे व्यापार में वृद्धि होगी, मैं कहूंगा डेफिनेट होगी। अब आप मुझसे सेकंड सवाल ये करोगे कि मुझे ट्रैवल कहाँ करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा आपको ट्रैवल इस दिशा में करना चाहिए, तो डेफिनेट अच्छी बात है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि मान लो मैंने हितेश को ये कहा कि हितेश तुम्हें ना पश्चिम दिशा में ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन हितेश यहाँ देहरादून में बैठा हुआ है, तो अब हितेश कहेगा कि यहां से पश्चिम दिशा में तो कोई और चीज आती है और मुझे तो ट्रैवल करके दिल्ली जाना है। अब मान लो दिल्ली जो है वो देहरादून से, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है वो उस डायरेक्शन में पड़े ना पड़े। अब मान लो हितेश ने कहा मुझे तो दिल्ली में काम है और देहरादून से ट्रैवल करके मैं दिल्ली जाऊंगा, और आपने कहा कि पहले वेस्ट डायरेक्शन से ट्रैवल करके आप जाओ, तो दिल्ली तो देहरादून से वेस्ट में नहीं पड़ रहा है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना है? तो मैं हितेश को क्या कहूंगा कि जब वो देहरादून से निकले तो वो पहले वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करे, और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करके फिर वो दिल्ली चला जाए, तो ये भी उसका ट्रैवल जो है वो वेस्टर्न डायरेक्शन का ही ट्रैवल कंसिडर होगा, क्योंकि उसने ट्रैवलिंग के लिए जो ऊर्जा स्टार्ट की, जिस एनर्जी के साथ वो ट्रैवल स्टार्ट किया, वो पहले वेस्टर्न डायरेक्शन से कनेक्ट हो गई। तो ये है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लो अभी तो हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा को अगर किसी घर से रिलेट करके हम देख लें तो घर कौन सा है, उस हिसाब से ट्रैवलिंग का 3rd हाउस है। अब किसी का 3rd लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाए तो तृतीय भाव का स्वामी 10th हाउस में बैठेगा, आदमी ट्रैवल करेगा, क्या होगा? तृतीय भाव का स्वामी 10th हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति का 3rd लॉर्ड 10th में बैठा हो, जिस व्यक्ति का 3rd लॉर्ड 10th में ना बैठ के चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हो, वो व्यक्ति अगर दिन का एवरेज के रूप में 100 या 100 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसके कार्य क्षेत्र में एक स्थिरता लाने का कार्य करेगा ही करेगा। यही 3rd लॉर्ड जब 10th में ना बैठ के 7th हाउस में बैठ जाए, 7th भाव में बैठ जाए, या 3rd लॉर्ड बैठ जाए या चंद्रमा बैठ जाए, तो यही ट्रैवल क्या करेगा? ये उसके बिजनेस में वृद्धि करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट का एक वास्तु कंसल्टेशन आई थी, तो वास्तु कंसल्टेशन आई, मैंने सारा वास्तु कर दिया, तो उनको एक नया फैक्ट्री सेटअप डालना था। अब नया फैक्ट्री सेटअप डालने के लिए उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा हम दिल्ली रहते हैं।
तो उन्होंने 2-3 चॉइसेस मेरे को बताई। वो दिल्ली में जिस जगह पे रहते थे उनके पास 2 चॉइस थी। एक चॉइस तो थी कि वो अपनी जो फैक्ट्री है वो हरियाणा बॉर्डर पे डाल दे, और एक चॉइस थी कि वो अपनी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा के पास में कहीं पे डाले। तो अब जहां हरियाणा बॉर्डर पर वो डालने की बात कर रहे थे वो ऑलमोस्ट करीबन होगा 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, बट वहां पे जहां बात थी तो उनका एक साइड का जो ट्रैवल था वो एटलीस्ट 70 या 75 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा था। तो मैंने उनको पर्सनली सजेस्ट किया कि आप वहां कीजिए, जबकि उनका मन वहां पर करने का नहीं था। तो उन्होंने रीजन भी मुझसे पूछा, तो मैंने उनको रीजन के रूप में एक ही बात बताई कि आपके बिजनेस को मूवमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर वो मूवमेंट आपके बिजनेस में नहीं हुआ तो आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सजेस्ट समवन कि आपको वो करना कैसे है। अब यही चंद्रमा या यही थर्ड लॉर्ड जब आपको वास्तु के रूप में यूज करना होता है, यानी कि वास्तु किसी का आप कर रहे हो तब आपको ये यूज करना है, तब आप अष्टक वर्ग की मदद से इसी प्लैनेट को या इसी चंद्रमा को उसके घर में स्टेबल कर दो, तो आपके लिए वो भी बेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे चंद्रमा से अपने बिजनेस में वृद्धि मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अष्टक वर्ग में जाकर दशांश कुंडली में जाकर चंद्रमा का भिन्नाष्टक निकालूंगा, और चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जहां सबसे बढ़िया नंबर होंगे उस डायरेक्शन में चंद्रमा की इंस्टॉलेशन कर दूंगा उस घर में। वो इंस्टॉलेशन करना उस घर के उस डायरेक्शन में उसको व्यापार की वृद्धि दे देगा, और 100% देगा, विदाउट एनी डाउट देगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जहां पर हमने खुद देखा है कि अगर किसी व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं उसके चंद्रमा की इंस्टॉलेशन उसके घर में उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के आसपास कहीं हुई है जहां पर उसको होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट है। तो जिसके बाय डिफॉल्ट है उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिसको नहीं है वो इसको अष्टक वर्ग की मदद से कर सकता है। तो चंद्रमा इज अ ब्यूटीफुल प्लैनेट अगर उसको यूज कर ले तो। अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक साइनोसॉइडल वेव है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं साइनोसॉइडल वेव मतलब लहरें हैं। तो लहर का काम क्या रहता है, वो कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब चंद्रमा जहां कहीं भी बैठता है अगर उसको आपने यूज नहीं किया तो वो आपको साइनोसॉइडल वेव की तरह ना आपको लहराता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा बैठ गया, तो वो साइनोसॉइडल वेव कहां बैठ गई, आपके मन में बैठ गई। आपका मन जो है ना वो गोते लगाता रहेगा लहरों की तरह। 10th हाउस में बैठ गई तो वो जो फिकल माइंडेडनेस अभी तक मन में थी वो कहां चली गई, वो करियर में चली गई। अब करियर को लेकर आदमी जो है बार बार एक स्थिति में रहेगा, ये काम बदल लूं क्या, ये दूसरा काम कर लूं क्या, ऐसा कर लूं क्या, वैसा कर लूं क्या, ये थॉट प्रोसेस बन जाएगा उस व्यक्ति का। यही चंद्रमा जब सप्तम भाव में बैठेगा 7th हाउस में, तो यही फ्लक्चुएशंस कहां आ जाएंगी, या तो बिजनेस में आ जाएंगी, नहीं तो मैरिज में आ जाएंगी। तो मैरिज के अंदर भी वही सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। कभी तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो बहुत प्रेम से बात कर रहे हैं, कभी जो है उनका जो मूड है वो बहुत अपसाइड डाउन हो गया। तो ये सब चीजें जो है चंद्रमा के कारण देखने को मिलती हैं। और चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, अगेन मैं बोल रहा हूं जो चीज, फॉर एग्जाम्पल किसी के मान लो चंद्रमा 7th हाउस में, आज मैं रेमेडी दे रहा हूं तुम्हें, चंद्रमा किसी के 7th हाउस में है, ठीक है, वो आदमी कह रहा है जी मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मुझे अपना रिलेशन इंप्रूव करना है। तो रेमेडी के रूप में मैं क्या कहूंगा, मैं रेमेडी के रूप में ये कहूंगा कि तुम हस्बैंड और वाइफ के रूप में बीच बीच में समय निकालकर ट्रैवल करने चले जाओ, तुम्हारा रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए, और ये 100% होगा। अब कई बार सवाल ये उठता है कि जैसे हमसे लोग पूछते हैं और ये सवाल करते भी हैं कि भाई हम जिस तरीके से बात को बता रहे हैं, हम तो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हम तो सीधा भाग्य ही बदलने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डेस्टिनी जो कह रही है वैसा कुछ नहीं होगा। हम जो अलाइनमेंट बात कर रहे हैं या ये जो प्लैनेट की अलाइनमेंट हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस व्यक्ति के जीवन में आ जाएगा। लेकिन यहां पर ना हमारा कहना कुछ और है। हम इसका उदाहरण एक उस नाव की तरीके से देते हैं जो नाव जो है समुद्र में है। तो तुमने देखा हो नाव जब समुद्र में चलती है तो उस पर सेल लगा होता है, कपड़ा लगा होता है ना, उस कपड़े से क्या करते हैं, उस कपड़े को एडजस्ट किया जाता है ना। कैसे एडजस्ट किया जाता है, जैसे ही विंड चेंज होती है, हवा चेंज होती है, तो हवा के अकॉर्डिंग उस कपड़े को एडजस्ट कर दिया जाता है। नाव वही है, समुद्र भी वही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने कपड़े की एडजस्टमेंट कर दी। वही काम हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक में करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डेस्टिनी नहीं बदल रहे, हम होते कौन है डेस्टिनी बदलने वाले, डेस्टिनी तो वही रहेगी।
सप्तम भाव में चंद्रमा आ गया, वो सप्तम में ही रहेगा। व्यक्ति कहे मुझे तो 5वें में दे दो, 6ठे में दे दो, नहीं जाने वाला वो। यू हैव टू डील विद सप्तम भाव का चंद्रमा ओनली। लेकिन हम उस कपड़े के भांति इस चंद्रमा को एडजस्ट कर रहे हैं, इस चंद्रमा की फिकल माइंडेडनेस को एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे? ट्रैवल के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। जब ट्रैवल के थ्रू एडजस्ट करेंगे ना, तो हमारे जीवन की नाव भी ठीक उसी प्रकार चलना शुरू कर देगी जिस प्रकार वो समुद्र में जा रही नाव जो चलना शुरू कर देती है। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। ठीक है, 1, 5, 9 में चंद्रमा हो, ठीक है, फर्स्ट हाउस में मून हो, 5th हाउस में मून हो, 9th हाउस में मून हो, 3rd लॉर्ड फर्स्ट में हो, 3rd लॉर्ड 5th में हो, 3rd लॉर्ड 9th हाउस में हो। यहां ट्रैवलिंग क्या करेगी तुम्हारे लिए? यहां ट्रैवलिंग तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगी, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर देगी। आपका जो एक नजरिया है ना दुनिया को देखने का, वो बदल जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक कॉम्बिनेशन होता मून केतु, चंद्र केतु, राइट? अब चंद्र केतु क्या है? चंद्र केतु डिप्रेसिव कॉम्बिनेशन है, आदमी को डिप्रेशन में डाल देता है। आज मैं एक बात कहता हूं, जिस व्यक्ति के चार्ट में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, जिस किसी व्यक्ति के चार्ट में चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, छोड़ दो उसको, वो व्यक्ति ट्रैवलिंग शुरू कर दे, मैं कहता हूं वो डिप्रेशन में 10 दिन के अंदर बाहर आ जाएगा। उसको किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी वास्तु कंसल्टेंट से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे अपना नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना है। चंद्रमा केतु तुम्हारे चार्ट में है, तुम ट्रैवलिंग शुरू करोगे, तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, 100% आ जाओगे। ये करके देख लेना। मून इन 1st हाउस, मून इन 5th हाउस, मून इन 9th हाउस, डेफिनेटली ट्रैवलिंग विल वर्क फॉर यू लाइक अ वंडर, डेफिनेटली काम करेगी। तो ट्रैवलिंग को अगर सिर्फ एक हॉबी के रूप में लोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसी को जब जीवन से जोड़ोगे, ज्योतिष से जोड़ोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि ट्रैवलिंग कोई छोटी मोटी रेमेडी नहीं है, बहुत बड़ी रेमेडी है। मान लो किसी के चार्ट में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन हो, इस कॉम्बिनेशन पे मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा मून मरकरी वाले कॉम्बिनेशन में। मून मरकरी का, किसी भी व्यक्ति का मून मरकरी का कॉम्बिनेशन, वो किसी भी सब्जेक्ट को लर्न करना चाह रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट को, दुनिया में कोई भी विषय ऐसा हो जिस पर वो अपनी मास्टरी चाह रहा है, उसके चार्ट में मून मरकरी का कॉम्बिनेशन, वो ट्रैवल करना शुरू कर दे, उसको वो सब्जेक्ट अंदर आना शुरू हो जाएगा। मान लो आप कहो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा, मेरे बस की ट्रैवल करना नहीं है, मेरे पास व्हीकल नहीं है, ना मेरे पास साइकिल है, ना मेरे पास गाड़ी है, ना स्कूटर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पैरों से तो चल सकते हो। आप जिस विषय को लर्न करना चाह रहे हो, आपके घर के आसपास पार्क होगा, आपके घर के आसपास स्ट्रीट होगी, रोड होगी, जो कुछ भी होगी, आप चलते चलते वो कानों में लगा लो और चलते चलते उस सब्जेक्ट को लर्न करो, वो लर्न हो जाएगा। एक जगह बैठकर लर्न करना आपको बेचैनी दे देगा, लेकिन मूवमेंट के साथ लर्न करना आपको डेफिनेटली जो है वो सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी पकड़ दे देगा। इस चीज को आप ऑब्जर्व करके देख लीजिए। दैट इज द पावर ऑफ मून एंड मरकरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम लगन की बात करते हैं, मैं कर्मा अलाइनमेंट को, अभी हम एक काम करेंगे, हम एक सीरीज बनाएंगे और वो सीरीज जो होगी वो सभी 12 लग्नों के लिए होगी। एवरी असेंडेंट विल बी कवर्ड इन दैट सीरीज, ठीक है? तो उसमें मैं आज पहले लगन के लिए कुछ बताता हूं। मैं मेष लगन के लिए एक बात बोलता हूं। अगर आप मेष लगन में जन्मे हो, क्योंकि वहां पे 3rd हाउस में किसकी राशि है? मरकरी की राशि है, ठीक है? 3rd हाउस में मरकरी की राशि है, 6th हाउस में मरकरी की राशि है, ठीक है? 3rd हाउस अगेन मूवमेंट का है, 6th हाउस जो है उसमें मरकरी की जो है वो मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है और वो अर्थ त्रिकोण के ट्राइन में भी आ रहा है, 2, 6, 10 के ट्राइन में। आज जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेष लगन वाला व्यक्ति जब तक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर प्रयास नहीं करेगा, तब तक अपने कर्म क्षेत्र में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ये नोट कर लेना, किसी भी मेष लगन वाले को ये बोल देना, बिना उसकी कुंडली देखे, बिना उसके ग्रह जांचे, अगर कोई मेष लगन में जन्मा है और वो व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर रह के कार्य कर रहा है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जन्म स्थान से दूर कर दो, वो ग्रो कर जाएगा। अगर वो जन्म स्थान से दूर नहीं हो सकता तो वो कोई ऐसा काम कर ले जिस काम का संबंध ऐसे लोगों से हो जाए जो उसके जन्म स्थान से दूर है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मेष लगन का व्यक्ति है, वो एयरपोर्ट में कार्य कर रहा है
अब भले वो जन्म स्थान पर रहकर ही कार्य कर रहा है, लेकिन कर कहाँ रहा है? एयरपोर्ट पे कर रहा है। अब एयरपोर्ट पे उसके जन्म स्थान के लोग तो आएंगे नहीं, एयरपोर्ट पे तो हर तरीके का व्यक्ति आ रहा है, किसी देश से आ रहा है, किसी विदेश से आ रहा है, किसी स्टेट से आ रहा है, तो हर एक डिफरेंट वैरायटी हो गई ना लोगों की। तो ये मेष लगन वालों के लिए एक अलाइनमेंट भी है, एक रेमेडी भी है, जो मैंने अभी अभी आपको बताई। तो ऐसे ही 12 के 12 लग्नों के लिए रेमेडी है। लाइक मैरिज किस तरीके से सेटल होगी, प्रोफेशन किस तरीके से सेटल होगा, काम किस तरीके से सेटल होगा, इवन वास्तु किस तरीके से सेटल होगा। क्योंकि जब आप वास्तु करने चलते हो ना, तो वास्तु की डिपेंडेंसी भी इस बात पर बहुत ज्यादा होती है कि आप किस लगन में जन्मे हो। क्योंकि ये जो राशियां है ना, इन राशियों के भी अपने अपने समूह बटे हुए हैं। कौन सी राशि है वो क्षत्रिय राशि है, कौन सी राशि है वो ब्राह्मण राशि है, कौन सी राशि है जो वैश्य राशि है, कौन सी राशि है जो शूद्र राशि है। तो ये अपनी अपने कार्यकलापों के अनुसार काम करती है। तो जो शूद्र राशियां हैं वो सर्विस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करती हैं, जो ब्राह्मण राशियां हैं वो टीचिंग इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करती हैं, जो वॉरियर राशि है वो आपके जो खेल कूद के काम है, डिफेंस रिलेटेड काम है, उसमें आपको बहुत सपोर्ट करती है। जो ब्राह्मण रूपी राशियां हैं वो आपको पढ़ाई लिखाई के कामों में बहुत सपोर्ट करती हैं, और वैश्य रूपी जो राशियां हैं वो आपको बिजनेस इंडस्ट्रीज इसमें बहुत सपोर्ट करती हैं। लेकिन इनका जब आप वास्तु करने चलोगे तो इनकी वास्तु की टर्मिनोलॉजी भी बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम चंद्रमा पर स्टिक रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और जब हम कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक की बात करते हैं तो 4 जो हमारे डेस्टिनी ब्रेकर है, लाइक मून, मार्स, राहु, केतु, उनमें से जो सबसे बड़े डेस्टिनी ब्रेकर्स हैं, और इनको डेस्टिनी ब्रेकर्स नहीं कहेंगे, डेस्टिनी अलाइनर्स कहेंगे, क्योंकि इनको अलाइन करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दे आर मून एंड केतु। तो चंद्रमा और केतु को अलाइन करना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और इस दुनिया में इन 2 प्लैनेट्स को सबसे ज्यादा जिसने अलाइन रखा है, वो इस दुनिया में कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ बड़ा या कुछ ना कुछ जो है उद्देश्य पूर्ण कर पाया है। तो ये चंद्रमा का एक बहुत छोटा सा एक जो है वो थ्योरी है, एक फिनोमिना है। तो ट्रैवलिंग जो है इसको एक हॉबी के रूप में ना देखकर इसको एस्ट्रोलॉजिकली एक रेमेडी या एक अलाइनमेंट के रूप में जोड़ के देखो, तो डेफिनेटली लाइफ में कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे और समझ में आएगा कि अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, और ये किस प्रकार आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये चंद्रमा को लेकर हमने किया है। आगे मून मरकरी के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, तो डेफिनेटली देखेंगे फिर क्या होता है।